हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने कुछ सम्मेलन देख रहे थे, हम लोग सीओपी देख रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और उससे रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल में जो संशोधन था वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इन्वायरमेंट के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर से लगभग हर एग्जामिनेशन के लिए इसमें कंटेंट जो है आपको मिल जाएंगे। वैसे अगर आप यूपीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो ये इन्वायरमेंट का सेक्शन आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अमेंडमेंट इन क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन। ओके, हम लोग आगे की चीज समझेंगे। बोल्ड पॉइंट्स यहां पर देखते जाते हैं। पहला है कि यह एक बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, ये एक बाध्यकारी समझौता है, मतलब बाइंडिंग इन नेचर है। अगर इसने कोई रूल बना दिया तो उसे फॉलो करना जरूरी होता है। इसके अंतर्गत किया क्या क्या जाता है बाध्यकारी समझौते के अंतर्गत? तो पहले तो जीएचजी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कटौती करनी है, और ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती को इस बारी क्वांटिटेटिव कमिटमेंट्स के साथ देखना है। क्वांटिटेटिव कमिटमेंट्स मतलब मात्रात्मक प्रतिबद्धता। तो मात्रात्मक कटौती का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी कट करनी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन है, जो हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज कम करना है, कितनी मात्रा में कम कर देना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें बाकी सारी चीज़ें वैसी ही थी जो कि दोहा सम्मेलन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था परसों, वो सेम वैसी ही इसमें बनी हुई थी। उसके बाद कहता है कि इसकी जो प्रतिबद्धता थी, यानी कि इसको जो लागू किया गया, वो जनवरी 2013 से 2020 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू किया गया, टोटल 8 साल के लिए। ठीक है, स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 से, तो 8 साल के लिए इसको लागू किया गया। इसमें तीनों कानूनी तंत्र थे। कानूनी तंत्र क्या थे? पहला था सीडीएम। सीडीएम के बारे में आपको मैंने एक लेक्चर में बताया ही है, क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक, दूसरा है जेआई, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त क्रियान्वयन। ठीक, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, यानी कि आईईटी, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड। तो इन सबके विषय में मुझे लगता है कि 2-3-4 लेक्चर पहले विस्तार से हम लोग की वार्ता हो चुकी है। ये तीनों जो है, जो भी कानूनी तंत्र हैं, ये तीनों जारी रहते और इनको सभी विकसित देशों में पहुंचा दिया जाएगा जिन्होंने भी द्वितीय प्रतिबद्धता को, यानी कि ये जो 8 साल का टेन्योर है, सेकेंड प्रोटोकॉल मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट है उसमें इसको स्वीकार किया होगा, उन हर जगह पर ये तीनों कानूनी बाध्यताएं लागू होंगी। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी। मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी उसमें ये बताया था कि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को ठीक है, इसको जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया गया है। और मैं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के बारे में बता भी रहा था, तो आपको मैंने बताया कि एक बार अगर इमिट होती है तो अर्थ पर लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार साल यहाँ पर रहती है, ख़त्म नहीं होती है। तो ये CO2 से बहुत अधिक, यानी कि 36,000 गुना लगभग जो है, डेटा थोड़ा बहुत मिसमैच होगा, तो 36,000 गुना जो है ये हानिकारक होती है। तो NF3 बहुत ही हानिकारक है, हालांकि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रहती है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो अबंडेंट पाई जाती है 0.03%, जिसको एक उसका मानक है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
उसके अलावा ये कहा गया कि जितने भी आपके विकसित देश हैं वो दीर्घकालीन अगर वित्तीय सहायता की प्रतिबद्धता दोहराते हैं तो उसमें उन्हें अनुकूलन के लिए, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए, अनुकूलन और शमन के लिए जलवायु परिवर्तन के टोटल 100 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान करना होगा, जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुका था, एक रिकैपिचुलेशन था। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं उसका नाम है वार्सा सम्मेलन। वार्सा सम्मेलन। वार्सा सम्मेलन क्या था? तो UNFCCC का 19वां था और क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य देशों का 9वां था, यानी कि CMP 9 था और UNFCCC का 19 था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, कैपिटल वार्सा में हुआ था। ठीक है, वार्सा में हुआ था। कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था, नवंबर के महीने में। इसमें क्या एक जो सबसे बोल्ड पॉइंट है वो क्या एक्सेप्ट किया गया? तो इसमें एक्सेप्ट किया गया यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ओके, यानी कि सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौता। ठीक है, यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ओके, तो इस सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया, सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते को, और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। जैसे निर्णय मैं बोल दे रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको लिख दूंगा। क्या क्या निर्णय लिया गया? कहा गया कि हम लोग जो है तीव्र और व्यापक कार्यवाही करेंगे, मतलब तेजी से काम करेंगे। जो भी सदस्य देश होंगे हम लोग के, उनको अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान देना होगा। क्या देना होगा? इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC देना होगा, यानी कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान देना होगा। ठीक है, और दिसंबर 2015 से पहले से संपन्न किया जाए, ऐसा जो है कहा गया। ठीक, उसके साथ साथ क्या करेंगे कि राष्ट्र जितने भी हैं उनको जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए एक साथ में आना होगा और जो अनुकूलन क्षमताएं हैं उनका तीव्र गति से विकास करना होगा, यानी कि जिससे तेजी से एमिशन घट सके, ताकि जो राष्ट्र हैं उनको लंबे समय बाद, यानी कि एक 2050, 2100 इस तरह की चीज़ों को देख करके क्लाइमेटिक जो जोखिम है, क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है उससे, उस जोखिम से बाहर निकाला जा सके। आपका GFC जो था वो इसमें शामिल ही था, INDC में। उसके अलावा 2010 तक दीर्घकालीन वित्त में $100 मिलियन जुटाना जरूरी था, और REDD, ठीक है, प्लस हेतु जो है वार्सा फ्रेमवर्क की एक रचना की गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि REDD और REDD प्लस क्या है। यहां पर देखते हैं, इधर हम लोग REDD पढ़ते हैं और इधर पढ़ते हैं REDD प्लस प्रोग्राम। ओके, तो है क्या ये REDD प्लस प्रोग्राम? तो मैंने इसका एक बार फुल फॉर्म बताया था, एक का फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर, रिड्यूसिंग इमिशन, E फॉर इमिशन, ठीक है, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ठीक, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके, तो REDD और REDD प्लस प्रोग्राम ये है कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसको हिंदी में कहेंगे निर्वनीकरण एवं वनों की अवस्था में गिरावट के कारण विकासशील देशों में उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि को कम करने का कार्यक्रम है REDD। REDD क्या था? हिंदी में मैंने बताया
कि निर्वनीकरण, वनों के कटने से या वनों की अवस्था में गिरावट के कारण जो भी विकासशील देश हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग, याद रखिएगा, जो भी विकासशील देश हैं उनमें जो उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि है, इसके कारण इमिशन जो बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण, उसको कम करने का एक कार्यक्रम है आरईडीडी प्रोग्राम। आरईडीडी प्लस प्रोग्राम क्या है? सेम यही प्रोग्राम है, बस इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत आपका फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक भी आता है, यानी कि वन कार्बन स्टॉक को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का सतत प्रबंधन, ठीक है, और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि, यानी कि इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ठीक है, तो फिर ये हमने डिफरेंस देख लिया। समझ लेते हैं कि आरईडीडी हेतु वार्षा प्रोग्राम जो हुआ वो क्या हुआ। आरईडीडी हेतु, आरईडीडी प्लस हेतु वर्षा प्रोग्राम क्या क्या हुआ, तो आपको पता ही है कि ये डिफॉरेस्टेशन को, यानी कि निर्वनीकरण को टारगेट करता है, निर्वनीकरण को टारगेट करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, यानी कि वन निम्नीकरण को टारगेट करता है। ओके, इन दोनों पर नियंत्रण करेगा। उत्सर्जन में जो भी कमी होगी उस पर सहमति बनाई गई। कहा गया कि वनों की कटाई से लगभग 17%, 17% CO2 जो है वो वातावरण में निर्मुक्त होती है। इसीलिए क्या किया जाएगा, एक संपोषणी उपयोग किया जाएगा वन संरक्षण करके। आरईडीडी प्लस जो था उस पहल में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, यानी कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यानी कि FIP, वन निवेश कार्यक्रम शामिल है आरईडीडी प्लस पहल में। कौन कौन से कार्यक्रम है? ये 2 कार्यक्रम शामिल है, इन्हें याद रखना है। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है, इनकी जो मेजबानी की जाती है वो की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। और इसे अब किसके द्वारा जोड़ दिया गया है? ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रेटजीज के द्वारा, यानी कि हरित अर्थव्यवस्था रणनीतियों के द्वारा जोड़ दिया गया। जो आरईडीडी प्लस कार्यक्रम है उसके अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आकलित किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि जो उसका मौद्रिक मूल्य, मतलब इकोनॉमी के टर्म में जो आपका संचित कार्बन है उसको, उसका आकलन किया जाता है और उसे, उस मूल्य की कल्याणकारी योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान बनाया गया है। इससे क्या होता है कि जो भी संबंधित देश है उसकी सरकार और स्थानीय समुदाय को वन संसाधन को बेहतर उपयोग करने की एक प्रेरणा मिलती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आरईडीडी प्लस प्रोग्राम के तहत, जो रेड प्लस प्रोग्राम है उसके तहत वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उसे स्वनियंत्रण में लाने की व्यवस्था बनाई गई है। हानि एवं क्षति के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर लगभग 132 देशों ने बहिष्कार कर दिया था और ये देश विकसित देशों के कारण वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे। इसके बाद कहा गया कि हरित जलवायु कोष बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में और संवितरण करने के लिए आवश्यक जरूरतों को अंतिम रूप दिया जाए, जिनके पूरा होने पर पूंजीकरण प्रारंभ हो जाए। 2014 के आसपास ऐसा हुआ कि विकसित देशों ने इसे हटाना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया और $100 बिलियन देने के विकसित देशों के प्रयास को प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रत्येक 2 वर्ष पर कर दिया गया, यानी कि 1 वर्ष में आप 50 बिलियन के आसपास दीजिए, 2 वर्ष में आप 100 बिलियन दीजिए, क्योंकि वो अमाउंट बड़ा हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगला सम्मेलन आता है लीमा सम्मेलन, जो कि COP का 20वां सम्मेलन था।
लीमा सम्मेलन ये COP का 20th था और CMP का 10वां था। ये प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? ये प्रोटोकॉल आपका हुआ था, पेरू की राजधानी है लीमा, तो पेरू में हुआ था। पेरू आपको पता है कहाँ है, साउथ अमेरिका में है पेरू। उसके अलावा कब हुआ था, तो कब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, दिसंबर 2014 के आसपास में हुआ था। आसपास में मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 12 दिसंबर को ख़त्म हुआ था। क्या कहा गया था? जो पेरिस में समझौता होने वाला था, नेक्स्ट जो पेरिस में समझौता होने वाला था 2015 में, उसके ऊपर एक वार्तालाप किया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया? इसमें एक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC नामक समझौते पर चर्चा की गई, जो पहले भी था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर चर्चा की गई। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है INDC के बारे में। वार्सा सम्मेलन में मैंने बताया था कि इसके बारे में बात की गई थी, INDC के बारे में, जिसको बोलते हैं अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। और कहा गया था कि पेरिस समझौते से पहले यानी कि 2015 से पहले इसको जो है सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। तो लीमा सम्मेलन में इस समझौते पर चर्चा की गई और उसे लागू करने का प्रयास, मतलब सहमति बनाई गई एक। इसमें कहा क्या क्या गया कि जो देश है वो अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों, क्षमताओं, प्राथमिकताओं के अनुकूल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती करके वैश्विक तापमान को 2 डिग्री कम रख सकता है, 2 डिग्री तक सीमित रख सकता है। कब से? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से, यानी कि जो औद्योगिकीकरण हुआ उसके पहले के जो टेम्परेचर था वर्ल्ड का, वहाँ से कंपेयर करके 2 डिग्री के आसपास कम रखा जाए। तो कहने का क्या मतलब था कि कोई भी देश है वो अब अपनी अनुकूल स्थिति देखेगा और फिर ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में जो है कटौती करेगा। लीमा सम्मेलन में और क्या कहा गया? लीमा सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई, जैसे नई बहुपक्षीय मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक देश जो थे उनके द्वारा अपनी उत्सर्जन कटौती को प्रस्तुत करने के कारण पारदर्शिता और विश्वास बहाली को प्रोत्साहन जो है दिया गया। शिक्षा एवं जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में विभिन्न सरकारों को जलवायु तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता जैसे मुद्दों को पाठ्यक्रम का भाग बनाने पर सहमति बनी। लीमा सम्मेलन में लिंग आधारित लीमा कार्य योजना तैयार की गई, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और जलवायु नीतियों के विकास एवं क्रियान्वयन है तो लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लीमा कार्य योजना, लीमा एक्शन प्लान, ठीक है, लैप, लीमा कार्य योजना, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ठीक है। तो यह ऐसे पूछ ले कि कौन सा सम्मेलन या कौन सी COP में लिंग आधारित, ठीक है, खाका तैयार किया गया, तो लीमा कार्य योजना या लीमा सम्मेलन में किया गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने यानी कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सम्मेलन था? तो आपका यही था, जलवायु नीतियों का विकास क्रियान्वयन है तो लैंगिक संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देना है, कि अभी तक जो जलवायु पर था उसमें जो है लैंगिक का पार्ट जोड़ा गया आपके लीमा सम्मेलन में। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैशटैग कर दे रहा हूँ। चलिए, तो इस सम्मेलन में जो है यहीं तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरिस सम्मेलन जो 2015 में हुआ है आपका। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। ये UNFCCC का 21वां और CMP का 11वां था। CMP आपका क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के बोर्ड की जो सदस्य हैं उनका। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक, उसी के नाम पे इसका नाम पेरिस समझौता हुआ। एग्रीमेंट में क्या क्या था? एग्रीमेंट में था कि 2020 के बाद की चर्चा, ठीक है, क्या था? 2020 के बाद की चर्चा किन के लिए? जो भी राष्ट्र हैं समझौते के अंतर्गत, ठीक है। कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेंगे, एनी वर्क अगेंस्ट
क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेंगे उसके लिए आपको विविधात्मक जिम्मेदारी तथा संबंधित क्षमताएं चाहिए, ठीक ना। यानी कि वो सिद्धांत चाहिए, क्या है, CBDR का सिद्धांत। CBDR का सिद्धांत क्या है, CBDR-RC क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये सिद्धांत है। यानी कि हिंदी में इसी चीज को कह रहा है समान परंतु विभेदात्मक जिम्मेदारी तथा संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया, इसमें ऐसे देश शामिल हों जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के, यानी कि GHG ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के 55% योगदान देते हों, तब ये समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं कि कह रहा है कि यदि इसमें ऐसे देश शामिल हों जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के 55% का योगदान देते हों, तो यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। फिर क्या हुआ, एक साल बाद 22 अप्रैल को 2016 को अर्थ डे मनाया जाता है। उसके अवसर पर 174 देशों ने न्यूयॉर्क में इस समझौते पर साइन कर दिया, ठीक है, सिग्नेचर किया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि साइन करने के बाद अपने अपने जितने भी विधिक तंत्र थे उनके, जो जुडिशियरी थी, उसमें लागू करना स्टार्ट कर दिया। कब से, 2016 के अप्रैल के बाद से। फिर कहा गया कि कहा नहीं गया, इसमें कुछ उद्देश्य हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव था पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका। तो बारिश बहुत है गोरखपुर में, आप सभी लोग बचा के रहिए, सर्दी होने का चांस है जैसे मुझे हुई है। तो समझौते का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है कि पहला ये है कि पूर्व औद्योगिक स्तर, प्री इंडस्ट्रियलाइज एज या एरा से पहले के 2 डिग्री से कम करना था टेम्परेचर। अभी क्या करेंगे कि हम लोग ये प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वैश्विक वर्ल्ड टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, WAT में लिख रहा हूँ, वैश्विक ग्लोबल, रुकिए वर्ल्ड नहीं होगा, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को, यानी कि वैश्विक औसत तापमान को 1.5 डिग्री तक रखने का प्रयास किया जाए। यानी कि कम करके 2 डिग्री कम करने वाले थे, तो अब कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री तक जो है प्रयास रहे कि कम से कम उतना हो जाए। और इसके लिए CO2 के उत्सर्जन को, अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको 2050 तक 50% कम करने की बात कही गई। आप देख रहे होंगे कि EV का फैशन आ गया या अल्टरनेटिव फ्यूल्स खोजे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, या बैटरी चलित वाहन आ गए, ये सब इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब आपको या भारत में या अन्य कंट्रीज़ में इमिशन को कम करना है, तो आपको भी पता है कि फॉसिल फ्यूल जो हम लोग के ईंधन होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि चीज़ें, वो बर्न नहीं कर सकते आप, क्योंकि उससे जो है उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अन्य भी हानिकारक गैसें, GHG बढ़ रही है उससे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा आ रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे जो है एक्सेप्ट की जा रही हैं। आगे कह रहा है कि और 2100 तक इसका क्या टारगेट किया गया, 2100 तक 100% की कमी कर देंगे CO2 में, ऐसा कहा गया। अब संपोषणीय विकास लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य हैं इसके। उसमें क्या बातें कही गई, और जो भी गोल थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, कितने गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं, जिन्हें बोलते हैं संपोषणीय विकास लक्ष्य, ठीक है। तो संपोषणीय विकास लक्ष्य जो है 17 लक्ष्य हैं और 169
उपलक्ष्य हैं, तो इनकी ओर अग्रसर होने को भी स्वीकार किया गया। पेरिस समझौते में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 रणनीतिक बिंदु बनाए गए। 5 रणनीतिक बिंदु बनाए गए, जैसे पहला बनाया गया लॉस एंड डैमेज, यानी कि हानि एवं क्षति, ठीक है। दूसरा बनाया गया सहयोग या सपोर्ट। तीसरा बनाया गया आपका अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक। चौथा बनाया गया पारदर्शी प्रणाली एवं वैश्विक सर्वेक्षण, यानी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड ग्लोबल स्टॉक टेक। और पांचवा बनाया गया आपका उपशमन, मिटिगेशन, ठीक है, उपशमन या मिटिगेशन। फिर कहा गया कि उपशमन और मिटिगेशन वाला जो पोर्शन था, ये जो मिटिगेशन वाला पोर्शन था, इसको क्या बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, पारदर्शक प्रणाली एवं वैश्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी सदस्य स्वेच्छा से अपने वर्तमान कार्बन उत्सर्जन की कमी का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, यानी कि IDNC कहा गया इन्हें। फिर एक दीर्घकालिक लक्ष्य हेतु जो है समीक्षा और जलवायु कार्यवाही के लेखांकन के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों के कुशल निर्वहन के निरीक्षण हेतु एक पारदर्शी वैश्विक सर्वेक्षण प्रणाली, ठीक है, जो मैंने बताया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड ग्लोबल स्टॉक टेक जो है उसको विकसित किया जाएगा, जो वर्ष 2023 से, कब से, नेक्स्ट ईयर से, वर्ष 2023 से प्रत्येक पाँचवें वर्ष अपनी जांच एवं समीक्षा प्रस्तुत करेगी। उसके साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, विकासशील देशों को $100 अरब प्रदान किए जाएंगे जिससे वो पुनरुत्थान कर सकें, ठीक है, अनुकूलन ले लेंगे, जो भी इमिशन है उसको कट छट करने के लिए जितना भी प्रयास कर सकेंगे। फिर अगर भारत और IDNC की बात की जाए तो देखते हैं क्या है भारत और INDC, यानी कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं पहले क्या है। तो 2015 के पेरिस समझौते में मैंने बताया कि हुआ क्या कि एक नए सार्वभौमिक समझौते को एक्सेप्ट किया गया, किसके अंडर में, UNFCCC के अंडर में, ठीक है, जो क्या करेगा, जलवायु कार्यों पर अपना योगदान देगा और देशों को आमंत्रित किया गया इसमें। तो INDC जो था वो विभिन्न देशों की सरकार की एक साझा योजना रहेगी जिसमें उत्सर्जन कटौती के लिए जो भी एक ऐच्छिक कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। ये कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की तुलना में व्यापक है क्योंकि ये केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है, जबकि सारे राष्ट्रों के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल विकसित देश ही INDC कवर करेगा, सबको कवर करेगा। और ये जो INDC है उसका जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान योजना जो है आपकी, ये 5 वर्ष में सभी देशों के द्वारा जो है अद्यतन जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। कि 5 वर्ष के अंदर में, जब से इसका गठन हुआ 2015 में, तब से कहा गया कि 5 वर्ष के अंदर में जितने भी देश हैं वो अद्यतन जलवायु, मतलब आज तक जो भी जलवायु कार्य योजनाएं हुई हैं उसको प्रस्तुत करिए, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। फिर कहा गया कि दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर देखा जाए, कई वर्षों तक अगर देखा जाए, तो ये क्या करेगा, लक्ष्यों में जो भी गुणात्मक वृद्धि हो सकती है, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितना क्वालिटी हम वहाँ पर दे सकते हैं वो भी INDC के लिए ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि उस हिसाब से हम लोग जो है चीज़ें, योजनाएं इसके माध्यम से बनाएंगे। अब समझौते का कुछ परिणाम भी हुआ जो INDC से संबंधित था, ठीक है। कुछ बाध्यकारी अंश भी शामिल है, यानी कि बाइंडिंग भी है नेचर में। अब भारत के संबंध में देखते हैं कि क्या है। भारत में कहा गया कि उत्सर्जन तीव्रता जो है आपकी है 2030 तक GDP का 33 से 35% कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि 2030 तक जो भी जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसको 40% तक घटा दीजिए। भारत अपने वन आवरण को सीमा तक बढ़ाता हुआ
सहमत हुआ कि 2.3 से 3 अरब टन CO2 2000 2.5 से 3 अरब टन CO2 को अवशोषित कर लेगा भारत 2030 तक। इतना वन संसाधन को बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा भारत में कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या किया गया कि जो आपका भारत में अपना जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता को दोहराया। भारत ने कहा कि जलवायु लक्ष्य को पूरा करूंगा तो उसके लिए हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय वित्त भी चाहिए, मतलब हमने फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम लोग को चाहिए। 2030 तक के मध्य जो है जलवायु परिवर्तन को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश को कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता की जाएगी, जबकि इसकी जो आधार बनाया गया वो 2014-15 को बना करके ये बात कही गई। फिर कहा गया कि INDC में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्रमशः 100 गीगावाट और 60 गीगावाट, यानी कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 100 गीगावाट और विंड एनर्जी के क्षेत्र में 60 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने पर बल दिया गया था। और ये भी कहा गया कि ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के गठन पर प्रतिबद्धता जताई। तो आपको पता भी है कि गुरुग्राम हरियाणा में ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया जा चुका है। और पेरिस एग्रीमेंट जो था उसमें ग्रीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी बात कही गई। क्या कहा गया? कहा गया कि अब जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखने हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस में, वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें और कही गई। पहली चीज़ कही गई मिशन इनोवेशन, ठीक है, और दूसरा कहा गया ब्रेक थ्रू एनर्जी कोएलिशन, ठीक है, यानी कि ब्रेक थ्रू ऊर्जा गठबंधन और मिशन इनोवेशन, इन 2 महत्वपूर्ण घटकों की भी जो है इसमें पेरिस समझौते में घोषणा की गई थी। ये किया किसने था? तो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मिल करके स्वच्छ ऊर्जा पर काम करेंगी, ऐसा कहा गया। इसके बाद जो सम्मेलन हुआ वो हुआ आपका 2016 में, जिसका नाम था मराकेश सम्मेलन। हाँ, एक्सक्यूज मी, मराकेश सम्मेलन नाम था। ठीक है, FERENCE। तो ये क्या था? UNFCCC का 22वां सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल की 12वीं बैठक थी। 2016 में ये इसलिए पीछे हुआ क्योंकि जो पेरिस समझौता हुआ वो CMA1 था, इसलिए पीछे हो गया। ओके, कहाँ किया गया? तो मोरक्को का एक शहर है, इसका नाम है मराकेश, वहाँ किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाओं को लागू करेंगे और विश्व को यह दिखाएंगे कि पेरिस समझौते के क्रियान्वयन प्रगति पर है। मराकेश घोषणा में कहा गया कि जो भी वैश्विक तापमान की प्रतिक्रिया से संबंधित सदस्य के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हैं उनको पुनः जो है उन लोग को रिकॉल कराया जाए, यानी कि फिर से बताया जाए, और पेरिस समझौते के स्वागत के साथ राष्ट्रों के द्वारा समान किंतु विविधात्मक उत्तरदायित्व एवं INDC सिद्धांतों के ध्यान में रखते हुए उसके क्रियान्वयन की पुष्टि करते हुए प्रतिबद्धता व्यक्त किया जाए। सभी पक्षकार ने SDG का समर्थन किया, कहा कि 2030 तक SDG लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एजेंडे का निर्माण करिए। और जितने भी पक्षकार देश हैं, जो दोहा संशोधन किया गया था, यानी कि जिसे क्योटो प्रोटोकॉल संशोधन भी कहते हैं, उसमें ये कहा गया कि, तो मैं क्या बता रहा था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था संशोधन, ठीक है, उसी के दोहा संशोधन भी उसी को कहते हैं, उसके सत्यापन हेतु जो है
मार्केट घोषणा को गठित किया गया। इसमें कहा गया कि विकसित देश द्वारा $100 बिलियन को संगठित करने के लक्ष्य को फिर पुनर्पुष्टि की गई कि विकसित देश जो है $100 बिलियन को आपका जुटाएं, ठीक है। और शीघ्र एवं महत्वपूर्ण कार्रवाई हेतु सभी गैर राज्य अभिकर्ताओं नॉन स्टेट एक्टर को शामिल करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन के परिणाम क्या हुए? परिणाम में ये हुआ कि 48 अविकसित हैं या पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के प्रति असंवेदनशील देश जो हैं, जिन्हें जलवायु सुभेद्य फोरम में रखा जा रहा है, यानी कि क्लाइमेटिक वल्नरेबल फोरम में रखा जा रहा है, उनके लिए संकल्प लिया गया कि 2050 तक वो अपनी 100% ऊर्जा रीन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट क्या था कि 2050 तक ऐसे अविकसित देश अपनी 100% जो एनर्जी है डिपेंडेंसी, वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्राप्त करेंगे। इसमें बांग्लादेश, दक्षिणी सूडान, इथोपिया जैसे देश शामिल है। 165 देशों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में अंडर 2 सेकेंड नामक समूह का निर्माण किया गया। तो किसका सेकंड का निर्माण किया गया? अंडर 2 सेकेंड, ठीक है। अंडर 2 सेकेंड, हिंदी में 2 सेकेंड का निर्माण किया गया, ठीक है। 2 सेकेंड या टूज, अंडर टूज उसको बोला गया, अंडर टूज, एक सेकेंड, अंडर 2 सेकेंड नामक समूह का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने घोषणा की कि ये अपनी उत्सर्जन सीमा में वर्ष 1990 के तुलना में, याद रखिएगा, वर्ष 1990 की तुलना के स्तर में 80 से 85% तक की 80 से 85% तक की कटौती करेंगे। सॉरी, 80 से 95% तक की कटौती करेंगे। कौन? जो कि 165 देश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न न्यायिक क्षेत्र हैं, उन्हें अंडर 2 के अंदर में रखा गया। फिर क्या गया कि 2050 तक इसी में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2 मीट्रिक टन से कम करना है। फिर वार्सा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि को जो निर्धारित किया गया था, उसे 5 वर्षीय कार्ययोजना को इसमें स्वीकृति प्रदान की गई। और कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए जो है उसमें क्या हुआ, कार्बन फुटप्रिंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बल दिया गया। फिर इसके बाद आता है आपका बॉन सम्मेलन। बॉन सम्मेलन में हुआ था आपका तलानुआ वार्ता, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सुनते हैं बॉन कॉन्फ्रेंस। और क्योटो वाली ये जो है 13वीं थी। फिर पेरिस समझौते के पेशकारों की दूसरी बैठक थी ये। कब, कहाँ हुई थी? तो बॉन कहाँ पर है? तो बॉन है आपका जर्मनी में, जहाँ हुआ था नवंबर में 2017 में। ओके, अध्यक्षता कौन किया था? फिजी ने किया था। फिजी आइलैंड है, द्वीप समूह है। उसके बाद कहता है कि पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा के पश्चात कौन अलग हुआ था? तो अमेरिका जो है अलग हुआ था। किससे? पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला जो समझौता था उससे अलग हुआ। उसके बाद ये जो आयोजित हुआ था, ये प्रथम सम्मेलन था। जो सदस्य देश थे उनका ये प्रथम सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तकनीकी पक्षों पर वार्ता किया गया। इसमें फिजी मोमेंटम नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? फिजी मोमेंटम, ठीक। और तलानोवा वार्ता प्रारंभ हुई, या तलानोवा डायलॉग प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य था कि सदस्य देश जो है वो 2020 तक, कब तक? 2020 तक उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वृद्धि करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करेंगे। तलानोवा वार्ता है क्या? कहा कि फिजी और जो भी पैसिफिक ओशंस का क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि प्रशांत क्षेत्र है, उसमें प्रयोग होने वाला एक पारंपरिक शब्द था जो तलानोवा वार्ता थी, जो समावेशी, सहभागी एवं पारदर्शी वार्ता की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यानी कि कहता है
कि इंक्लूसिव उसमें सहभागिता हो, इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट हो, सब लोग इन्वॉल्व हो और पारदर्शी वार्ता हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो। जब अमेरिका निकल गया तो ये चीज़ें आई कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो, जो बातचीत हो, जो डायलॉग हो वो ट्रांसपेरेंट हो। फिर इस सम्मेलन में कहा गया कि वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म की कार्यकारी जो समिति है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। ओशियन पाथवे पार्टनरशिप का शुभारंभ किया गया। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओशियन पाथवे पार्टनरशिप का शुभारंभ किया गया, यानी कि इसको बोला गया ओशियन पाथवे पार्टनरशिप। फिर कृषि पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, कृषि में अनुकूलन एवं शमन की रणनीति बनाई गई। तो कृषि पर जो समझौता हुआ उसमें कहा गया कृषि पर अनुकूलन एवं शमन की रणनीति बनाई गई। इसमें कहा गया कि जो भी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान है, एनडीसी है, उसके कार्यान्वयन के लिए फिजी के सुवा में, कहाँ पर, फिजी के सुवा, सुवा SUVA, सुवा में एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई। किसके लिए? एनडीसी के लिए। एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके लिए जो है सुवा में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ जलवायु एवं आपदा जोखिम वित्त एवं बीमा समाधान हेतु इंश्योरेंस मतलब देखिए, इंश्योरेंस और रेजिलियंस से मिलकर बना है। तो इंश्योरेजिलियंस नामक एक वैश्विक साझेदारी का शुभारंभ किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि इंश्योरेंस और रेजिलियंस दोनों को मिला करके इंश्योरेजिलियंस का स्थापना कब किया गया? तो आपके बॉन सम्मेलन 2017 में किया गया। इसके बाद आता है आपका कोटोविस सम्मेलन। तो ये जो कोटोविस सम्मेलन 2018 था, ये UNFCCC का 24वां सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्यों की 14वीं बैठक थी। ठीक है। पेरिस समझौते की बैठक का तीसरा सत्र था। कोटोविस नामक स्थान पर किया गया, जो कि पोलैंड में पड़ता है। पोलैंड में आयोजित हुआ था ये। 3 प्रमुख बिंदु थे जिन पर यह पूरी वार्ता केंद्रित थी। पहला बिंदु क्या था दोस्तों? कि पेरिस समझौते के जो कार्यान्वयन थे उसके हेतु दिशा निर्देश, विधि तंत्रों, नियमों को अंतिम रूप प्रदान करना, यानी कि रूल बनाना, ठीक है ना, और उनको लागू करना, पेरिस समझौता जो हुआ था उसके प्रति। फिर है कि 2018 का जो तलानोवा वार्ता था, तलानोवा डायलॉग था, उस पर आपका अंतिम निर्णय देना। और जो तीसरा था 2020 के पूर्व के प्रयासों एवं क्रियान्वयन एवं महत्वाकांक्षा की प्रगति मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण, मतलब क्या डेवलपमेंट है, क्या मूल्यांकन करना है उसका, और सर्वे करना है। ठीक है। तो क्या आपका आगे चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग्स है, क्या एडवांसमेंट है, उसका मूल्यांकन करेंगे और सर्वे करेंगे। कोटोविस के बहुत सारे परिणाम हुए, जैसे कि मार्केट मैकेनिज्म आई, बाजार तंत्र, कार्बन व्यापार तंत्र, कार्बन ट्रेड सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो पहले चल रहा था वही सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल इमिशन, जलवायु वित्त रिपोर्टिंग, क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्टिंग, सामूहिक प्रगति का आकलन या ग्लोबल स्टॉक टेक, ये सब कुछ जो है कोटोविस सम्मेलन में हुआ। फिर आता है मैड्रिड सम्मेलन। तो मैड्रिड सम्मेलन क्या था? ये UNFCCC का 25वां था, CMP का आपका 15वां बैठक था। ठीक है। पेरिस समझौते के सदस्यों की दूसरी बैठक
थी ये। ठीक, ये क्या था? पहली बैठक का तीसरा सत्र था। ये क्या था? पहली बैठक का तीसरा सत्र। और ये क्या था? पेरिस समझौते के दूसरी बैठक थी ये, याद रखिएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि कहाँ पे हुआ? तो चिली में हुआ, चिली में है मैड्रिड, और स्पेन में हुआ। ठीक, चिली और स्पेन के द्वारा 2 सितंबर के मध्य स्पेन के मैड्रिड शहर में किया गया। कब किया गया? दिसंबर 2019 में, 2 से 13 दिसंबर तक चला। इसमें जो मेन टॉपिक थे वो क्या था? कार्बन मार्केट, कार्बन बाजार, इमिशन कट, उत्सर्जन कटौती के संबंध में नियम नहीं बनाए जा सके। ठीक है, यद्यपि इसके अलावा क्या हुआ था कि यूरोपीय संघ, जो यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद द यूरोपियन ग्रीन न्यू डील, द यूरोपियन ग्रीन न्यू डील नामक एक समझौते को जो है अंजाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम शून्य कर देंगे। ऐसा कहा गया आपके मैड्रिड सम्मेलन में। अब जो इसके आगे के सम्मेलन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। COP 26, आपको पता है कि कोविड बीच में आता है 2019 के बाद, और COP 27 जहाँ पर हुआ है, होने वाला है, उसके बारे में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, यानी कि जो भी अब फर्दर लेक्चर आएगा वो करंट से रिलेटेड होगा, तो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, न्यूज़ में होंगी, तो आप उन समझौतों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी COP में मैंने अभी तक जो सम्मेलन बताया उसमें स्टार्टिंग के जो सम्मेलन थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा तलानोवा वार्ता, ये जिसमें कुछ अलग चीज़ें हुई हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।